प्रश्न नंबर 121 में पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया है, ये आपको आंसर करना है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रश्न नंबर 121 के लिए सभी के आंसर आ रहे हैं और प्रश्न नंबर 121 का सभी का विकल्प सी आंसर आ रहा है। विकल्प 3 तीसरे नंबर विकल्प के लिए सभी लोग आंसर कर रहे हैं, एकदम सही है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। कौन सा काल कहा है? श्रृंगार काल कहा है। विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि कौन है? निम्न में से रीतिकालीन कवि कौन है? तो प्रश्न नंबर 122 का बिल्कुल सही आंसर है विकल्प सी। द्विजदेव जो है वो एक रीतिकालीन कवि हैं, द्विजदेव। बाकी जो शेष हैं आपके वो कोई कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित यानी भक्तिकालीन है। तो यहाँ पर जो रीतिकालीन कवि हैं वो हैं द्विजदेव जी। तो अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है? राहुल सांकृत्यानंद ने, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने या फिर डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। वीर गाथा काल यानी एक प्रकार से देखा जाए तो ये पूछा जा रहा है कि आदिकाल का नामकरण किया किसने है, यानी आदिकाल नाम दिया किसने है। तो देखिए अगर हम आदिकाल के नामकरण की बात करें तो देखिए रामचंद्र शुक्ल ने तो इसको वीर गाथा काल कहा है, आप लोगों को पता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का बार बार पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को कौन सा नाम दिया है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस काल को, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। राहुल सांकृत्यानंद ने सिद्ध सामंत काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है। लेकिन जो आदिकाल नाम दिया है वो दिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न नंबर 123 बिल्कुल सही है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको आदिकाल नाम दिया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस चीज को आप नोट डाउन करके रखिएगा। तो बिल्कुल चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल किसने दिया है? देखिए अभी अभी हमने आपको बताया कि राहुल सांकृत्यानंद ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। राहुल सांकृत्यानंद ने कौन सा काल कहा है? सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कौन सा काल कहा है? बीज वपन काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि ये बीज वपन काल के नाम से इन्होंने आदिकाल को संबोधित किया है। और मिश्र बंधु जी ने इसको आरंभिक काल कहा है, आदिकाल को ही आरंभिक काल कहा है। अब जो हमारा अंतिम विकल्प बचता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। तो ये सभी जो आपके कालों के नामकरण से संबंधित प्रश्न हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा, इनको नोट डाउन करके रखिएगा कि किस लेखक ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी पेपरों में भी हिंदी में ये प्रश्न चैलेंजिंग कहलाते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एक प्रश्न आपको मिलने के चांसेस रहते हैं अगर साहित्य की बात होती। तो इस प्रकार के प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैलेंजिंग भी हो जाते हैं, क्योंकि काफी सारे लेखकों ने नामकरण किया है। देखिए रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है, राम कुमार वर्मा ने चारण काल या संधि काल कहा है, राहुल सांकृत्यानंद ने सिद्ध सामंत काल कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल कहा है। तो काफी सारे लेखकों ने नामकरण किया है, इसलिए आपके लिए ये प्रश्न, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो चैलेंजिंग बन जाते हैं और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो इसलिए एक लिस्ट बनाकर इनके सभी के जो जितने भी लेखकों ने नामकरण दिए हैं उनके आप नोट डाउन कर लेंगे लिस्ट के साथ, पूरी लिस्ट बना के। चलिए बहुत अच्छी बात है, सबको क्लियर है, सभी के बारे में बता दिया है, किसने क्या कहा है आप नोट डाउन करके रखिए, इसके बाहर नहीं जाएगा। अगर आदिकाल के नामकरण से कोई भी प्रश्न आएगा तो इसके बाहर नहीं जाएगा। चलिए छायावाद की मुख्य विशेषता पूछी गई है, छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रश्न नंबर 125 के लिए आंसर करना है आपको। छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? प्रश्न नंबर 125 के लिए प्रकृति सूक्ष्म चित्रण, जिन लोगों का भी आंसर आ रहा है एकदम सही आंसर है। छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है वीर रस की कृति कौन सी है? ये आपको आंसर करना है, वीर रस की कृति कौन सी है? प्रश्न नंबर 126 का विकल्प सी शिवा बावनी। आंसर कर दीजिए कि शिवा बावनी किसकी रचना है? बिल्कुल कवि भूषण की रचना है शिवा बावनी। प्रश्न नंबर 126 का विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बीज रस की कृति है वो है शिवा बावनी भूषण जी की रचना, कवि भूषण। ओके क्लियर, आगे बढ़ते हैं, सभी को क्लियर है।
रीतिकालीन कवि कौन है? प्रश्न नंबर 127 के लिए आंसर करिए, रीतिकालीन कवि कौन है? तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं इसके पहले। रीतिकालीन कवि के लिए आंसर करिए केशव दास, जयशंकर प्रसाद, तुलसीदास या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। विकल्प ए केशव दास, बिल्कुल 127 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है विकल्प ए केशव दास जो है वो रीतिकालीन कवि हैं। और केशव दास जी के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है, रीतिकाल के कवि हैं। और केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास जी को, ठीक है। केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। और ये इनकी रचना है, इनकी रचना का नाम है रामचंद्रिका, जिसके लिए सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। रामचंद्रिका केशव दास जी की ही एक रचना है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है आपका, भक्ति काल की कृति कौन सी है? प्रश्न नंबर 128 के लिए आपको आंसर करना है भक्ति काल की कृति कौन सी है। तो ये भी काफी सरल प्रश्न है, अगर आप लोगों को कृतियों के लेखक पता है तो आपको आराम से बन जाएगा। तो साकेत के लिए भी आंसर करेंगे, कामायनी के लिए भी आंसर करेंगे, पृथ्वी पार्वती मंगल के लिए भी आंसर करेंगे, पृथ्वीराज रासो के लिए भी आंसर करेंगे। साकेत के हैं मैथिली शरण गुप्त जी, कामायनी के हैं जयशंकर दास जी, पार्वती मंगल के हैं तुलसीदास जी और पृथ्वीराज रासो के हैं चंद्रबरदाई जी। तो देखिए पृथ्वीराज रासो तो आदिकाल का ग्रंथ है, आप लोग जानते हैं, तो आपका आंसर विकल्प डी बिल्कुल नहीं होगा। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये आपके जो आधुनिक काल है उनके कवि हैं, तो ये भी नहीं होगा। कामायनी के जयशंकर प्रसाद जी हैं, छायावादी युग के हैं, आधुनिक काल के हैं, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो भक्ति काल की कृति कौन है? तुलसीदास जी की पार्वती मंगल। और आप लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी जो है वो राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं, भक्ति काल की ही राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। तो पार्वती मंगल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, विकल्प बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर को क्लियर किया जाता है कि आपका आंसर गलत नहीं है ना। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की रचना कौन सी है? कामायनी हमने इसके पहले चर्चा कर ली, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है। तो युगांत युगवाणी ये दोनों ही रचनाएं जो आपकी हैं, चाहे युगांत हो चाहे युगवाणी हो, दोनों ही आपकी रचनाएं वो सुमित्रा नंदन पंत जी की हैं। किसकी हैं? युगांत और युगवाणी, दो रचनाएं एक साथ आप याद रखा करिए, युगवाणी और युगांत को, बिल्कुल सुमित्रा नंदन पंत जी की है। काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल। और जो प्रेम माधुरी रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, बिल्कुल। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की है, प्रेम माधुरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अब बची आपकी निरूपमा, तो निरूपमा के लिए भी सभी लोग आंसर कर दीजिए। तो देखिए निरूपमा के लेखक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बिल्कुल। भारतेंदु युग की जो रचना है वो है प्रेम माधुरी, क्योंकि देखिए भारतेंदु जी ने इसकी रचना की है और भारतेंदु जी के नाम पर ही तो भारतेंदु युग का नामकरण हुआ है। तो जब आप अगर रचना का निर्धारण करना चाहें कि किस युग की रचना है, तो आपको जरूरत है कि आपको उसके लेखक पता हो, क्योंकि प्रेम माधुरी के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं और वो ही भारतेंदु युग से संबंधित हैं। तो भारतेंदु युग की रचना हो जाएगी प्रेम माधुरी, विकल्प ए सही हो जाएगा। बाकी निरूपमा निराला जी की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है और युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले। प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? ये आंसर करिए, प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है? प्रेम माधुरी के जो रचयिता हैं, बिल्कुल विकल्प डी सभी लोग आंसर कर रहे हैं, यहाँ पर कोई संशय की बात ही नहीं है। अभी हमने चर्चा की कि प्रेम माधुरी के जो रचयिता हैं वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रश्न नंबर 131 के लिए आंसर करना है कविता वाहिनी सभा के संस्थापक कौन थे? ये आपको आंसर करना है। तो देखिए कविता वाहिनी सभा के जो संस्थापक थे वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कविता वाहिनी सभा के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? कौन सी है? उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कृति है, उद्धव शतक, बिल्कुल। तो प्रेम मालिका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है और अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, जबकि उद्धव शतक हमारा आंसर है, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी से बन जाएगा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान प्रश्न है, बार बार रिपीटेड प्रश्न है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। और इसके रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, बिल्कुल। अब प्रश्न पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना कौन सी नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत जी की उच्छ्वास जो है
वो भी इनकी रचना है, ग्राम्या भी इनकी रचना है, उत्तरा भी इनकी रचना है। ये तीनों ही रचनाएं जो हैं वो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। और इसके पहले शुरुआत में जब हमने पद्य के प्रश्न शुरू किए थे तब हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाओं के बारे में भी चर्चा कर ली थी कि पल्लव, ग्रंथि, ग्राम्या, गुंजन, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद, उच्छ्वास, उत्तरा, ये सभी आपकी जो है सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। और अभी कुछ देर पहले भी हमने सुमित्रा नंदन पंत जी की युगांत और युगबाणी भी पढ़ी हुई है। तो ये सभी रचनाओं का आप एक समूह बनाकर, ग्रुप बनाकर लेखक वाइज लिखते जाएं, ताकि ये चीजें आपको बाद में जब एग्जाम पास आएगा तो रिवीजन करने में सहायता देंगी। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है अणिमा, विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पंत की रचना जो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कौन सी है। शेष तीन रचनाएं उच्छ्वास, ग्राम्या और उत्तरा तीनों ही सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, जबकि जो अणिमा है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झरना के रचयिता कौन है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, ये सभी से बन जाएगा। प्रश्न नंबर 135 के लिए आंसर करिए, झरना के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 135 के लिए आंसर करिए, झरना के रचयिता कौन है? झरना के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। अच्छा चलिए बताइए, वैदेही वनवास जो आपसे प्रश्न पूछा गया था 133 में, वहां ध्यान नहीं दिया। देखिए प्रिय प्रवास आप लोगों को पता चल गया, कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की है, चर्चा कर ली है हमने। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है, चर्चा कर ली है। वैदेही वनवास रह गई है। चलिए क्योंकि रचनाएं भी हमें क्लियर करते चलना चाहिए, रिवीजन जरूरी है। तो वैदेही वनवास के लिए बताइए किसकी रचना है वैदेही वनवास? चलिए आंसर करिए, वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रिय प्रवास भी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। झरना के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो सभी रचनाओं को भी चर्चा करते हुए चल रहे हैं, सिर्फ एक प्रश्न सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम। अगर हम डेली 20 प्रश्न लेते हैं तो 20 के साथ ये मत सोचिए कि सिर्फ 20 प्रश्न ही सॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए इतना स्लो चल रहे हैं ताकि आपको अदर चीजें भी बताते चलें। जरूरी थोड़ी है कि प्रश्न रिपीट ही होंगे, उनके अंदर की चीजें भी जानना जरूरी है। प्रत्येक प्रश्न के विकल्पों को सॉल्व भी करना चाहिए। तो झरना की रचना किस युग में हुई, ये आंसर करिए। प्रगतिवादी युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में या छायावाद उत्तर युग में? तो आप लोग जानते हैं कि झरना के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। अभी अभी हमने चर्चा कर ली है कि झरना के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। और प्रसाद पंत निराला वर्मा, ये किस काल के चार स्तंभ हैं? तो छायावादी युग के, छायावादी काल के चार स्तंभ हैं प्रसाद पंत निराला वर्मा। प्रसाद से जयशंकर प्रसाद, पंत से सुमित्रा नंदन पंत, निराला से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और वर्मा से महादेवी वर्मा। तो ये चारों महानुभाव, ये चारों लेखक आपके छायावादी युग से संबंधित है, छायावादी युग के चार स्तंभ कहलाते हैं। तो क्योंकि जयशंकर प्रसाद छायावादी युग से संबंधित है तो उनकी रचना भी छायावादी युग में ही कहलाएगी। प्रश्न नंबर 136 का विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 136 का छायावाद युग में। तो रीतिकालीन कवि के लिए आंसर करिए प्रश्न नंबर 137 के लिए। तो बी आंसर एकदम सही है, मतीराम। रीतिकालीन कवि हैं मतीराम जी, विकल्प बी बिल्कुल सही है। शेष आपके रीतिकालीन कवि नहीं है, मतीराम रीतिकालीन कवि हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे कि कठिन काव्य का प्रेत, बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आगे काम आएगा। अच्छी क्लासेस में, आगे कंपटीशन में ये चैलेंजिंग प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं और लोगों से नहीं बनते हैं। तो कठिन काव्य का प्रेत केशवदास को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रकृति का कवि किसे कहा गया है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है सुमित्रा नंदन पंत जी को, विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ये आपको आंसर करना है। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद या फिर सोवियत लैंड नेहरू, ये आपको आंसर करना है। प्रश्न नंबर 139 के लिए, कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को। आज पंत जी की बहुत सारी रचनाएं भी सीखी हैं, उनको जो उपाधि दी गई है प्रकृति का सुकुमार कवि की वो भी जान ली, और कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ ये भी हम अब जानने वाले हैं। तो आज पंत जी से संबंधित काफी सारे प्रश्न आपको आज के सेशन में देखने को मिले हैं। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है
प्रश्न नंबर 139 का ए बिल्कुल सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को प्राप्त हुआ है। साहित्य अकादमी, तो इसको नोट डाउन करके रखिएगा, गलती नहीं हो, ज्ञानपीठ मत लगाइएगा। बहुत से लोग ज्ञानपीठ लगा देंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी और चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलिए, तो प्रश्न नंबर 140 है, आंसू की रचना किस कवि ने की है? आंसू की रचना किस कवि ने की है, ये आंसर करिए। महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद या अज्ञे। चलिए, तो देखिए आंसू रचनाकार जो हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनके बारे में तो बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं है। तो आंसू, झरना, लहर, कामायनी, चित्राधार, प्रेम पथिक, ये सभी रचनाएं जो हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, इरावती, इरावती उनका अपूर्ण उपन्यास है। ये सभी जो रचनाएं हैं वो आपके जयशंकर प्रसाद जी की हैं, तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आंसू की रचना किस कवि ने की है? जयशंकर प्रसाद जी ने की है।